Jai Hind. In this lecture, we will learn how we can calculate transfer function of given block by using Mason-Gain formula. जब हमने ब्लॉक रिडक्शन के रूल स्टडी किए थे उस टाइम क्या होता था, अगर हमें ब्लॉक डायग्राम दिया होता था तो हम डिफरेंट ब्लॉक रिडक्शन के रूल अप्लाई करते थे और ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते थे। उस केस में ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना टफ होता था, पर सेम ट्रांसफर फंक्शन अगर हम मेसन गेन फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करें तो ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है। तो सिंपली मुझे कैलकुलेट करना है C/R। अगर गेट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें गिवन ब्लॉक दिया गया है और हमें ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है तो हमेशा आपको मेसन गेन फार्मूला लगाना है। तो मेसन गेन फार्मूले में क्या होता है, ये जो ब्लॉक है इसको हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना है। सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्या होता है, डिफरेंट नोड्स यूज करते हैं और वो नोड्स क्या होते हैं, वो सिस्टम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ब्लॉक डायग्राम में नोड्स कौन कौन से होंगे, तो आपको याद क्या रखना है, ये जो इनपुट है दिस इज ए नोड। एक तरह से ये जो टेको पॉइंट लिया है दिस इज ए अनदर नोड। ये जो समिंग पॉइंट है दिस इज ए नोड, एक तरह से ये नोड है। इसी तरह से इस ब्लॉक के आगे ये जो टेको पॉइंट है दिस इज ए नोड, आपको नोड आइडेंटिफाई करने हैं। इसी तरह से यहां भी समिंग पॉइंट लगा हुआ है और इस समिंग पॉइंट की ये जो आउटपुट है इस समिंग पॉइंट के लिए एज ए इनपुट ऑपरेट करती है। आप इसको भी एज ए नोड कंसीडर कर सकते हो। इसके आगे जो ये जो नोड्स होते हैं इनको वैल्यू असाइन कर देनी होती है। मैंने असाइन कर दी 1 2 3 4। इसी तरह से ये जो आउटपुट है दिस इज सिस्टम वेरिएबल, दिस इज ए नोड, तो दिस इज 5, दिस इज 6। तो मेरे पास है 6 नोड, तो मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिए 1 2 3 4 5 और यहां पर था 6। मुझे बनाना है सिग्नल फ्लो ग्राफ। अगेन 1 और 2 नोड के बीच में कोई भी गेन नहीं दिया गया है, तो बाय डिफॉल्ट आपको गेन लेना है +1। एरो की डायरेक्शन क्या बताती है, सिग्नल फ्लो की डायरेक्शन बताती है। सिग्नल इस तरह से जाएगा और आगे आप देख लो एरो इस तरह से लगा है। 2 और 3 नोड के बीच में लगा है गेन G1, तो सिंपली 2 और 3 के बीच में अपना एरो इस तरह से लगाना है, सिग्नल की डायरेक्शन देख लो और ये जो गेन है इसको यहां पर लिखना है। और मैंने नंबरिंग लिख दी यहां पर 1 2 3। अगर मैं नंबरिंग लिख लेता हूं गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगेन 3 और 4 के बीच में है गेन G3, तो एरो की डायरेक्शन देख लो, सिग्नल इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो अगेन ये जो गेन है ऊपर लिख दिया G3। 4 और 5 के बीच में गेन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसको आपको लेना है +1। अब ये जो 4 और ये जो 6 इसके बीच में गेन है H1, पर साथ में है ये नेगेटिव साइन, तो मैं क्या करूंगा, 4 और 6 के बीच में एरो की डायरेक्शन होगी इस तरह से। वो क्यों होगी, अब एरो की डायरेक्शन देखो, मतलब सिग्नल की डायरेक्शन देखो, यहां से फीडबैक लिया गया है, पर ये जो माइनस है तो इसको मैं लिखूंगा -H1, मतलब इसको मुझे न्यूट्रल करना है, तो -1 जैसे ही बाहर लेके आऊंगा तो -1 गेन, डेट इज ये बन जाएगा -H1। इसी तरह से 2 और 6 के बीच में अगेन एरो की डायरेक्शन इस तरह से होगी। सॉरी यहां पर मैंने गलती कर दी है, एक तरह से ये कहां पर जाना था, इस तरीके से जाना था। तो सिंपली 2 और 6 के बीच में जो गेन है G2। अब बच्चों यहां से सिग्नल उठाया है, यहां पर भेजा हुआ है, तो एक तरह से 6 और 3 के बीच में आपको इस तरह से एक एरो लेना है और गेन कितना रखना है, दिया नहीं गया है +1। अब मैंने यहां पर 6 नोड लिया, आप इसको इग्नोर भी कर सकते थे। इग्नोर कैसे करना था, अगर मैं यहां पर देखता हूं डायरेक्शन इस तरह से सिग्नल फ्लो होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो सिंपली बच्चों मैं इस तरह से भी कर सकता था, 2 को डायरेक्टली 3 के साथ कनेक्ट कर सकता था और सिंपली लिखता गेन लिखता और सिंपली यहां पर गेन लिखता G2। इसी तरह से अगर मैं इसको देखता हूं तो ये था नेगेटिव, फिर आया प्लस, नेगेटिव इंटू प्लस होता है नेगेटिव, तो इसको मैं इस तरह से भी कनेक्ट कर सकता था और यहां पर गेन कितना लिखना था, नेगेटिव इंटू प्लस हो जाना था नेगेटिव और यहां पर था H1, डेट इज -H1, यहां पर -H1 और यहां पर आना था G2। तो उस केस में इस नोड को लेने की नीड नहीं थी, पर मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल कंसेप्ट पे चलूंगा, जहां पर समिंग पॉइंट होगा मैं उसको नोड लूंगा। आप इस तरह भी कर सकते हो।
अब इसके आगे हमें कैलकुलेट करना है C अपॉन R। अब मुझे कैलकुलेट करना है C अपॉन R और लगाना है मुझे mg। क्या mg लगेगा? यस, इनपुट नोड है, स्टार्टिंग नोड वाला इनपुट नोड है, केवल एक सिंगल आउटगोइंग ब्रांच है। तो mg के लिए पहले क्या कैलकुलेट किया जाता है? फॉरवर्ड पाथ। दिस इज इनपुट नोड, दिस इज आउटपुट नोड। इनपुट नोड से आउटपुट नोड में कैसे पहुंच सकता हूं? एक पाथ है इस तरह से, आप देख सकते हो। फॉरवर्ड पाथ में कोई भी नोड एक से ज्यादा बार कवर नहीं होना चाहिए। तो सिंपली P1 फॉरवर्ड पाथ क्या होगा? ये नंबर लिख लेने, अगर नंबर लिखोगे गलती नहीं होगी। यहां से यहां कैसे पहुंचे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जितने भी रास्ते में गेन आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना है। केवल रास्ते में दो ही गेन है, G1 एंड G3। ये तो है +1, तो G1 इंटू G3 डेट इज G1 G3। दूसरा फॉरवर्ड पाथ कौन सा है? मैं इस तरह से भी जा सकता हूं, आप देख सकते हो। इस तरह से गए, एरो की डायरेक्शन में चलना है, फिर इस तरह से ऊपर हो गए, फिर इस तरह से चले गए। तो दिस इज अनदर फॉरवर्ड पाथ। कैसे पहुंचे? 1 2, इस तरह से गए ना, आप देख सकते हो। 1 2 2, फिर 2 2 6, 6 2 गए 3, 3 2 गए 4, 2 5। रास्ते में गेन कौन से आए? G2। आप देखो ना, यहां गेन +1 है, फिर आया G2, ऊपर चला गया, फिर आया गेन G3, आगे तो है +1, तो G2 इंटू G3। अब आगे मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा। डेल्टा के लिए पहले इंडिविजुअल लूप कैलकुलेट करनी होती है। लूप्स के केस में क्या होता है? लूप के केस में क्या होता है? स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। लूप के केस में क्या होता है? लूप के केस में क्या होता है? स्टार्टिंग एंड एंड नोड सेम होना चाहिए। एक लूप तो ये बनी, आप देख लो, इस तरह से चले एरो की डायरेक्शन में, यहां से वापस गए, एरो की डायरेक्शन में चलो, दिस वन, दिस इज फर्स्ट लूप, मैंने लिख दिया L1। कैसे गए? 3 2 4 2 6 2 3। रास्ते में गेन आए G3 इंटू -H1। इसी तरह से क्या ये लूप है? अगर मैं ऐसे चलता हूं, एरो की डायरेक्शन होगी ऑपोजिट, ये लूप नहीं है। अगर मैं नीचे से चलता हूं, इस तरह से, इस तरह से गए, इस तरह से गए, इस तरह से गए, अब इस एरो की डायरेक्शन होगी ऑपोजिट, तो ये भी लूप नहीं है। लूप मतलब स्टार्टिंग और एंड नोड सेम होना चाहिए और हमें एरो की डायरेक्शन में चलना है, तो ये लूप नहीं है। इस क्वेश्चन में केवल एक ही लूप है, वो है L1। तो सिंगल लूप है, तो 2 नॉन टचिंग लूप्स होगा नहीं। डायरेक्टली फार्मूला लगाते हैं, C अपॉन R होता है K1 to N PK डेल्टा K अपॉन डेल्टा। पहले डेल्टा कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा कैसे कैलकुलेट होगा? 1 माइनस इंडिविजुअल कितनी लूप है, केवल एक ही सिंगल लूप है L1, दैट इज 1 माइनस माइनस G3H1, माइनस माइनस प्लस होंगे तो 1 प्लस G3H1। कितने फॉरवर्ड पाथ हैं? 2 फॉरवर्ड पाथ हैं, तो n की वैल्यू होगी 2। तो पहले k की वैल्यू रखो 1, तो ये बनेगा P1 डेल्टा 1, फिर रखो k की वैल्यू 2, k को 1 to 2 बेरी करना है, 2 ही फॉरवर्ड पाथ है, अपॉन डेल्टा। अब डेल्टा 1 कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा 1 क्या होता है? मुझे वो लूप्स कंसीडर करनी है जो P1 फॉरवर्ड पाथ को टच ना करे। अब ये था P1 फॉरवर्ड पाथ, सिंगल लूप थी, तो डेफिनेटली ये सिंगल लूप इस फॉरवर्ड पाथ को टच करेगी। अब यहां से भी देख सकते हो, एक सिंगल लूप थी, 3 4 6 3, 3 4 यहाँ कॉमन है, मतलब L1 P1 पाथ को टच करती है। तो ऐसी कोई भी लूप नहीं है जो इस फॉरवर्ड पाथ P1 को टच ना करे। तो सिंपली डेल्टा 1 क्या होगा? 1 माइनस, कोई भी लूप नहीं है जो P1 फॉरवर्ड पाथ को टच ना करे, तो 1 माइनस 0 1। इसी तरह से डेल्टा 2, डेल्टा 2 के केस में फॉरवर्ड पाथ P2 था इस तरह से बच्चों। तो अगेन ये जो सिंगल लूप थी, ये सिंगल लूप इस फॉरवर्ड पाथ को टच करती है, मतलब नोड कॉमन है। नोड कॉमन का क्या मतलब? ये है P2 फॉरवर्ड पाथ। नंबरिंग देखो 1 2 6 3 4 5, यहां देखो 3 4 6 3, ये 3 4 6 3, ये सारे के सारे नोड यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब नोड्स कॉमन है, तो एक तरह से L1 P2 को टच करती है। तो सिंपली डेल्टा 2 कैसे कैलकुलेट करते हैं? मुझे वो लूप देखनी है जो P2 फॉरवर्ड पाथ को टच ना करे। अब सिंगल लूप थी, वो P2 फॉरवर्ड पाथ को टच करती है, तो अगेन 1 माइनस 0 1। वैल्यू पुट कर दो बच्चों। P1 गेन कितना था? G1 G3, डेल्टा 1 आया था 1, प्लस P2 गेन कितना था? G2 G3 अपॉन डेल्टा, डेल्टा मैंने यहां पर कैलकुलेट किया था 1 प्लस
G3H1. तो दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन विच बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग मेसन गेन फार्मूला. इस क्वेश्चन को देखते हैं. डिटरमाइन ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग मेसन गेन फार्मूला. तो पहला स्टेप क्या होता है, इस ब्लॉक को SFG सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना होता है. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है, हमें नोड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं. सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम नोड्स यूज करते हैं और वो नोड्स ब्रांचेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. और नोड्स क्या होते हैं, सिंपली जो सिस्टम वेरिएबल होते हैं उनको नोड्स बोला जाता है. तो जैसे ये है इनपुट, तो दिस इज ए नोड, इसको मैंने नंबर असाइन कर दिया 1. दिस इज ए समिंग पॉइंट, इसको नोड कर दिया साइन 2. जो समिंग पॉइंट होता है उसको भी नोड लेना होता है. नोड क्यों लेना होता है, यहाँ पर जो सिग्नल होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा. एक तरह से सिग्नल क्या होता है, सिस्टम वेरिएबल. तो ये है नोड. अगेन यहाँ पर फिर समिंग पॉइंट लगा है, तो दिस इज ए थर्ड नोड. अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है टेको पॉइंट. अगर टेको पॉइंट समिंग पॉइंट के आगे लगा है, दिस इज टेको पॉइंट, अगर टेको पॉइंट समिंग पॉइंट के आगे लगा है तब उसको नोड नहीं लेना है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल. अब यहां पर टेको पॉइंट समिंग पॉइंट के आगे लगा है. एक तरह से टेको पॉइंट क्या है, यहां पर समिंग पॉइंट में सिग्नल क्या होना था, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज प्लस माइनस. और ये जो सिग्नल था इसको नोड 3 से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. जैसे यहाँ ए आया, यहाँ पर है बी, तो यहाँ पर क्या मिलना था, ए माइनस बी. अब ये टेको पॉइंट है, तो सिंपली तो ये सिग्नल क्या होना था, ए माइनस बी. तो यहां भी ए माइनस बी और यहां भी ए माइनस बी. तो इन दोनों को 3 नोड से रिप्रेजेंट करेंगे. या आप इस तरह से याद रखो, अगर टेको पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट है तो अलग नोड नहीं लेना है, तो केवल यहीं पर ही थर्ड नोड लेना है. पर इस केस में कंडीशन रिवर्स हो जाती है. दिस इज टेको पॉइंट एंड दिस इज ए फीडबैक. आप देख सकते हो, अगर टेको पॉइंट समिंग पॉइंट से पहले लगा है तो उसको नोड लेना है. अगर टेको पॉइंट समिंग पॉइंट के आगे लगा है तब उसको नोड नहीं लेना है. अगर टेको पॉइंट समिंग पॉइंट से पीछे लगा है तो उसको नोड लेना है. तो दिस इज 4 नोड. एक्चुअल में ये दोनों सिग्नल है डिफरेंट. फॉर एग्जांपल ये है x, तो ये सिग्नल क्या होगा, x. यहां पर सिग्नल क्या मिलेगा, प्लस, मतलब प्लस x. और ये जो ऊपर से आएगा, फॉर एग्जांपल ये आ रहा है बाई, तो ये क्या होना, प्लस x प्लस बाई. तो ये दोनों सिग्नल अलग अलग हैं, तो इन दोनों को अलग अलग नोड लेना है. तो दिस इज 4 नोड. अब ये जो समिंग पॉइंट है, दिस इज 5 नोड. तो सिंपली टेको पॉइंट अगर समिंग के आगे लगा है तो नोड नहीं लेना है. अगर टेको पॉइंट समिंग के पीछे लगा है तो नोड लेना है. तो दिस इज 4 नोड, दिस इज 5 नोड. अगेन बच्चों ये फिर टेको पॉइंट आ गया, पर ये टेको पॉइंट समिंग पॉइंट के आगे लगा है. जो यहां पर सिग्नल होगा वो सिग्नल यहां पर होगा, तो इसको नोड नहीं ले लेना है. ये गलती नहीं करना. अब यहां पर टेको पॉइंट समिंग पॉइंट के आगे लगा है. ये जो टेको पॉइंट है, या एक तरह से आप इसको बोल दो फीडबैक, ये समिंग पॉइंट के आगे लगा है तो इसको नोड नहीं लेना है. तो जिससे 5 नोड. अब ये जो आउटपुट है इसको लेते हैं 6 नोड. तो टोटल है 6 नोड, 1 2 3 4 5 6. रूल क्या याद रखना है, अगर टेको पॉइंट समिंग के आगे लगा है उसको नोड नहीं लेना है. अगर टेको पॉइंट समिंग के पीछे लगा है तो उसको नोड लेना है. यहाँ पर ये एक तरह से टेको पॉइंट है, समिंग के पीछे लगा है तो उसको 4 नोड लिया, समिंग पॉइंट को 5 नोड लिया. अब यहाँ पर टेको पॉइंट अगेन समिंग पॉइंट के आगे लगा है तो उसको नोड कंसीडर नहीं करना. अब ये आउटपुट है, तो आउटपुट सिग्नल एक तरह से सिस्टम वेरिएबल होता है. तो दिस इज 6 नोड आउटपुट के लिए. अब सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं. तो दिस इज फर्स्ट नोड एंड सेकंड नोड. फर्स्ट नोड और सेकंड नोड के बीच में गेन मेंशन नहीं है तो उसको लेना है +1. एरो की डायरेक्शन इस तरह से क्यों ली है, सिग्नल इस डायरेक्शन में फ्लो होगा. गेन मेंशन नहीं है, दिस इज फर्स्ट नोड, दिस इज सेकंड नोड. एक तरह से फर्स्ट नोड क्या था, ये R था. इसी तरह से 2 और 3 के बीच में गेन कनेक्टेड है G1. तो एरो की डायरेक्शन इस तरह से लेंगे, सिग्नल इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. तो दिस इज थर्ड नोड. और ये जो गेन है इसको मैंने लिख दिया G1. इसी तरह से थर्ड और फोर्थ के बीच में जो गेन है वो है G2. दिस इज फोर्थ. अगेन फोर्थ और 5 के बीच में एरो की डायरेक्शन देखो, सिग्नल इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. अब गेन मेंशन नहीं है तो ये क्या होगा, +1. 5 और 6 के बीच में अगेन गेन मेंशन नहीं है तो इसको क्या लेंगे, +1. ऑलरेडी आपको पता है.
एक तरह से ये क्या है, आउटपुट नोड। अगर मैं यहां पर देखता हूं, ये था टेको पॉइंट, और ये टेको पॉइंट किसके साथ कनेक्टेड है, एक तरह से नोड 3, और ये टेको पॉइंट आफ्टर समिंग एलिमेंट लगा है। आफ्टर समिंग पॉइंट टेको पॉइंट लेते हैं तो नोड अलग नहीं लेना है। अगर मैं टेको पॉइंट को देखता हूं तो ये G3 ब्लॉक किसके बीच में प्रेजेंट है, नोड 3 एंड नोड 5। तो सिंपली दिस इज नोड 3 एंड दिस इज नोड 5। एरो की डायरेक्शन इस तरह से रखनी है, आप देख सकते हो यहां पर एरो की डायरेक्शन, सिग्नल इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और गेन ऊपर लिखेंगे G3। अगेन अगर मैं इसको लेता हूं, दिस इज फोर्थ नोड है यहां पर, ये टेको पॉइंट था, दिस इज फोर्थ नोड, और ये टेको पॉइंट समिंग पॉइंट से पहले था, इसलिए इसको अलग नोड लिया। ये किसके बीच में कनेक्टेड है, एक तरह से ये है फीडबैक, यहां पर है नेगेटिव फीडबैक। तो सिंपली 4 और 2 के बीच में H1 प्रेजेंट है। अब ये है नेगेटिव फीडबैक, अब मुझे इसको करना है न्यूट्रल, जैसे मैं नेगेटिव को बाहर लेके आऊंगा तो -1 गेन बनेगा, दैट इज -H1। तो एक तरह से 4 और 2 के बीच में जो गेन है वो क्या होगा, ये -H1, माइनस किसके कारण, इस नेगेटिव के कारण। अगेन दिस इज अगेन नेगेटिव फीडबैक, आप देखो 3 एंड दिस इज कनेक्टेड विद फिफ्थ नोड, यहां पर टेको पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट है, तो दिस इज फिफ्थ नोड, तो अगेन दिस इज फिफ्थ नोड। तो बिटवीन फिफ्थ नोड एंड ये जो थर्ड नोड है, दैट इज इन दिस वे। एरो की डायरेक्शन इस तरह से रखेंगे, नेगेटिव फीडबैक है और ये नेगेटिव साइन है, तो गेन क्या होगा, -1। अब मुझे ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग MG, मेसन गेन फार्मूला। ये किसके इक्वल होगा, समेशन K बिलोंग्स करेगा फ्रॉम 1 to N, N होता है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, PK डेल्टा K अपॉन डेल्टा। अब पहले मैं कैलकुलेट करूंगा फॉरवर्ड पाथ, दिस इज इनपुट नोड, दिस इज आउटपुट नोड। पहला फॉरवर्ड पाथ क्या है, दिस वन, मैं इनपुट नोड से आउटपुट नोड इस तरह जा सकता हूं, दैट इज P1। रास्ते में कौन से नोड आए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस नोड को मैंने ये वैल्यू असाइन की गई थी। अब रास्ते में जो भी गेन आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 गेन आते हैं, G1 एंड G2। इसी तरह से ये भी एक फॉरवर्ड पाथ है, इस तरह से गए, अब ऊपर हो गए एरो की डायरेक्शन में, इस तरह से गए और यहां पर पहुंच गए, डेट इज P2। कैसे गए, 1 2 2, 2 से गए फिर 3, फिर चले गए ऊपर और पहुंच गए यहां 5 एंड 6। रास्ते में गेन आए, अब गेन देखो G1 एंड G3 है, तो सिंपली G1 गेन को मल्टीप्लाई कर देते हैं G3। अब मुझे डेल्टा कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा इंडिविजुअल लूप। इंडिविजुअल लूप्स क्या होता है, जहां पर स्टार्टिंग और एंड नोड सेम रहता है। अगर मैं इस लूप को देखता हूं, यहां से चले, यहां से एरो की डायरेक्शन में चलना है, तो दिस इज ए लूप। तो सिंपली कैसे गए, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 2, रास्ते में गेन आए G1 G2 और -H1, दैट इज -G1 G2 H1। ये माइनस किसके कारण आया, ये जो -H1 था, मतलब ये जो गेन था फीडबैक का, दैट इज -H1। इसी तरह से कोई और लूप है, अगेन अगर मैं इसको देखता हूं, एरो की डायरेक्शन में चलना, इस तरह से गए, इस तरह से गए, फिर वापिस गए, एरो की डायरेक्शन में चलना है, फिर यहां पर पहुंच गए, मतलब L2। कैसे गए, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 3, रास्ते में गेन क्या आए, G2 इंटू -1, दैट इज -G2। इसी तरह से एक और लूप है, इसको देखो, ऐसे गए यहां से वापिस, फिर यहां से वापिस स्टार्टिंग नोड, ये सारी की सारी लूप है, आप देख सकते हो, दिस इज ए लूप। तो सिंपली L3 कैसे गए बच्चों, 3 नोड पे गए, 3 के आगे जाएंगे 5, 5 के आगे फिर 3, रास्ते में गेन क्या आए, G3 इंटू -1, दैट इज -G3। तो यहां पर केवल 3 ही इंडिविजुअल लूप्स बनती हैं। अगला स्टेप क्या होता है, मुझे 2 नॉन टचिंग लूप्स देखना होता है। अब मैं इसको फिगर से नहीं देखूंगा, यहां नंबर से देख लूंगा। अगर
नोड होते हैं कॉमन, तो उस केस में वो दो लूप आपस में एक दूसरे को टच करती हैं। जैसे कि L1 L2 आपस में टच करती हैं, 2 3 4 2, यहाँ पर 3 कॉमन है, मतलब L1 और L2 आपस में टच करती हैं, मतलब नोड कॉमन है। तो आप देख भी सकते हो दिस इज L1 एंड दिस इज L2, ये दोनों एक दूसरे को टच करती हैं। L1 और L3 नंबर देखो 2 3 4 2, 3 आ चुका है, कोई एक भी नोड कॉमन हो जाता है तो लूप टच करती हैं, मतलब L1 और L3 भी आपस में टच करती हैं। क्या L2 और L3 आपस में टच करती हैं? यहाँ पर 3 सेम है, मतलब ये भी एक दूसरे को टच करती हैं। तो ऐसी कोई भी दो लूप नहीं है जो एक दूसरे को टच नहीं करती। आप डायग्राम से भी देख सकते हो या यहाँ पर नंबरिंग से भी देख सकते हो। तो सिंपली देयर आर नॉट एनी टू नॉन टचिंग लूप्स। अब फार्मूला लगाना है, कितने फॉरवर्ड पाथ थे? दो फॉरवर्ड पाथ थे P1 एंड P2, तो n की वैल्यू थी 2, तो k को वेरी करना है फ्रॉम 1 to 2, तो P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। पहले मैं डेल्टा कैलकुलेट करूंगा। डेल्टा क्या होता है? 1 माइनस इंडिविजुअल लूप्स जो हैं उनको ऐड कर देना है, डेट इज L1 प्लस L2 प्लस L3, डेट इज 1 माइनस L1 था मेरे पास माइनस G2 G1 H1, ये था G1 G2। अगला है माइनस G2, उसके आगे है माइनस G3। सोल्व कर लेता हूँ, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसको मैं G1 को पहले लिख लेता हूँ, G1 G2 H1, माइनस माइनस प्लस G2, माइनस माइनस प्लस G3। तो ये आ चुका है डेल्टा। अब मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या होता है? 1 माइनस, अब डेल्टा 1 P1 के लिए कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा 1 होता है, मुझे वो लूप देखनी है जो P1 फॉरवर्ड पाथ को टच ना करे। P1 फॉरवर्ड पाथ इस तरह से था, ये तीनों की तीनों लूप इस फॉरवर्ड पाथ को टच करती हैं। आप देख लो, ये आप यहां से भी चेक कर सकते हो, 3 लूप सी 2 3 4 2, यहाँ नंबर लिखा है 2 2 कॉमन, मतलब L1 P1 को टच करती है। यहाँ पर 3 कॉमन, मतलब L2 भी P1 को टच करती है। इसी तरह से आप L3 को भी देख सकते हो, मतलब ये तीनों लूप फॉरवर्ड पाथ को टच करती हैं। तो डेल्टा 1 क्या आएगा? 1 माइनस 0, डेट इज 1। अब डेल्टा 2 कैलकुलेट करना है। डेल्टा 2 किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? P2। अब P2 फॉरवर्ड पाथ कौन सा था? वो इस तरह से था। अब ऐसी कौन सी लूप है जो इस P2 फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती? अगर मैं इस लूप को देखता हूं तो ये नोड कॉमन है इस फॉरवर्ड पाथ के साथ, तो ये लूप तो कर गई टच। इसी तरह से ये लूप ये भी टच कर रही है, नोड कॉमन है। टच का मतलब नोड कॉमन होना चाहिए, कम से कम एक नोड कॉमन होना चाहिए। अगेन इस लूप को देख लेते हैं, फॉरवर्ड पाथ इस तरह से था, तो अगेन ये नोड फिर कॉमन हो चुका है, मतलब ये तीनों लूप P2 फॉरवर्ड पाथ को भी टच करती हैं। तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। आप यहां से भी देख सकते हो P2 फॉरवर्ड पाथ की नंबरिंग थी दिस वन, L1 2 3 4 2, 2 कॉमन है, मतलब L1 P2 को टच करती है। L2 देखते हैं 3 3 को टच करती है। इसी तरह से L3 5 इसको टच करती है, मतलब ये तीनों लूप P2 फॉरवर्ड पाथ को टच करती हैं। तो डेल्टा 2 क्या आया? 1। तो बच्चों अब ये वैल्यू फार्मूले में भर लो। P1 क्या है? जो गेन है, गेन क्या आया था? G1 G2। डेल्टा 1 क्या था? जो अभी कैलकुलेट किया वो था 1। P2 का गेन था G1 G3 अपॉन डेल्टा, और डेल्टा क्या आया था जो मैंने ये कैलकुलेट किया? G1 G2 H1 प्लस G2 प्लस G3, दिस इज आंसर। तो सिंपली अगर आपको इस तरह से ब्लॉक दिया गया है और आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो डायरेक्टली आप मेसन गेन फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करोगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली मेसन गेन फार्मूला लगाया जाता है, पर जब बोर्ड और यूनिवर्सिटी लेवल में ब्लॉक डायग्राम दिया गया है पर आपको मेंशन कर दिया है कि आपको ब्लॉक रिडक्शंस के रूल लगाने हैं, तो उस केस में आपको ब्लॉक रिडक्शंस के रूल लगाने पड़ेंगे। तो पहले क्या होगा, ये जो ब्लॉक है मुझे इसको SFG सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप क्या होता है, मुझे नंबर ऑफ नोड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं और सिस्टम वेरिएबल को नोड्स बोला जाता है। दिस इज इनपुट सिग्नल, तो दिस इज फर्स्ट नोड, मैंने नंबर 1 लिख दिया। दिस इज समिंग पॉइंट, इसके बाद एक तरह से एरर सिग्नल निकलेगा, तो दिस इज सेकंड नोड। अगेन टेक ओ पॉइंट, अगर समिंग पॉइंट से पहले हो तो उसको अलग नोड लिया जाता है, दिस इज थर्ड नोड। एंड दिस इज समिंग पॉइंट, इसको अलग नोड लेना है, फोर्थ नोड। अगर टेक ओ पॉइंट समिंग नोड से पहले है तो उसको अलग नोड लिया जाता है, तो दिस इज समिंग पॉइंट, दिस इज फोर्थ नोड।
अगेन अब ये जो टेको पॉइंट है अगेन समिंग पॉइंट से पहले है, तो दिस इज फिफ्थ नोड। अगेन अब ये समिंग पॉइंट है, दिस इज सिक्स नोड। अब ये टेको पॉइंट समिंग पॉइंट के आगे है। जब टेको पॉइंट समिंग पॉइंट के आगे होता है तब उसको अलग नोड नहीं लेते, तो दिस इज सिक्स नोड। अब ये जो टेको पॉइंट है एक तरह से ये सिक्स नोड है। अब ये है आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल मतलब सेवन नोड। नोड क्या होते हैं, एक तरह से सिस्टम वेरिएबल होते हैं। यहां पर इनपुट सिग्नल था तो दिस इज ए सिस्टम वेरिएबल। इस केस में ये आउटपुट सिग्नल था तो दिस इज ए सिस्टम वेरिएबल सेवन नोड। इसी तरह से यहाँ पर एरर सिग्नल निकलना था, एरर इज ए सिस्टम वेरिएबल, तो दिस इज ए नोड। इसी तरह से यहाँ पर अलग सिग्नल निकलना था, यहाँ पर सिग्नल क्या होना था, जो यहाँ पर सिग्नल होना था इनटू दिस गेन, तो यहाँ पर सिग्नल अलग होना था, मतलब उस सिस्टम वेरिएबल को नोड से रिप्रेजेंट किया। अब इस समिंग पॉइंट के बाद जो आउटपुट होगी वो क्या करेगी, इन दो इनपुट्स को सब्ट्रैक्ट करेगी। एक तरह से जो नया सिग्नल निकलेगा एज ए सिस्टम वेरिएबल उसको नोड 4 रिप्रेजेंट किया। अगेन यहाँ भी सिग्नल अलग होगा, यहाँ पर सिग्नल क्या होगा, इनपुट एंड गेन, तो इसको नोड रिप्रेजेंट किया 5, दैट इज टेको पॉइंट। इसी तरह से ये समिंग पॉइंट है, यहाँ पर आउटपुट क्या होगी, इन दोनों सिग्नल को ऐड करना है, मतलब एक नया सिग्नल मिलेगा और जो वो नया सिग्नल होगा एज ए सिस्टम वेरिएबल नोड 6 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नोड्स में क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम के जो सिस्टम वेरिएबल होते हैं उसको नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम बच्चों, दिस इज फर्स्ट नोड, ये क्या था आर, एंड दिस इज सेकेंड नोड। इनके बीच गेन मेंशन नहीं है तो उसको लिया जाता है +1, आपको पता है। 2 और थर्ड नोड के बीच में है गेन G1, दिस इज थर्ड नोड। थर्ड और फोर्थ के बीच में गेन मेंशन नहीं है तो उसको लिया जाता है +1, दिस इज फोर्थ नोड। अगेन फोर्थ और फिफ्थ नोड के बीच में है G2, गेन है G2, दिस इज फिफ्थ नोड। एरो क्या बताता है, सिग्नल की डायरेक्शन, यहां पर सिग्नल इस तरह से फ्लो करेगा, यहां पर देखो इस तरह से फ्लो करेगा। अगेन फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में अगेन कोई गेन मेंशन नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है +1, आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज +1, दिस इज सिक्स नोड। 6 और 7 के बीच में डेट इज, और सिक्स्थ और सेवंथ के बीच में ये जो टेको पॉइंट है और ये जो समिंग है ये है सिक्स्थ नोड, तो सिक्स्थ और 7 के बीच में गेन मेंशन नहीं है तो लिखा +1, दिस इज सेवंथ नोड। और एक तरह से ये क्या है, सी आउटपुट सिग्नल, और ये क्या है, इनपुट सिग्नल। अब कनेक्शन लगाने हैं। G3 को देखो, थर्ड और सिक्स्थ नोड के बीच में कनेक्टेड है, तो दिस इज थर्ड नोड, तो दिस इज थर्ड एंड दिस इज सिक्स्थ। नंबरिंग का ये बेनिफिट रहता है कि कंफ्यूजन नहीं होती है। एरो की डायरेक्शन देखो, सिग्नल की डायरेक्शन, सिग्नल इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो एरो मैंने इस तरह से लगाया G3। अगेन ये था सिक्स नोड, टेको पॉइंट समिंग के आगे है तो ये 6 है तो ये भी 6 है, तो 6 और 4 के बीच में है नेगेटिव फीडबैक, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो सिंपली मैं सिक्स्थ और फोर्थ नोड के बीच में जो गेन लूंगा वो लूंगा -H2, तो दिस इज 6 एंड दिस इज 4। 6 और 4 के बीच में है नेगेटिव फीडबैक है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव फीडबैक मतलब गेन -1, यहाँ पर H2 है तो मतलब -H2, तो नेगेटिव फीडबैक गेन है -H2। इसी तरह से बच्चों ये भी एक तरह का नेगेटिव फीडबैक, आप यहां से देखो ये कहां से उठाया है, फिफ्थ नोड, फिफ्थ नोड यहां पर है, फिफ्थ टू सेकंड। अगेन नेगेटिव फीडबैक है तो इस नेगेटिव को मैं जैसे बाहर लेके आ जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, -H1। तो ये है सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब मुझे ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, C/R बाय यूजिंग मेसन गेन फार्मूला। वो क्या होता है, K1 to N PK डेल्टा K अपॉन डेल्टा। अब मुझे फॉरवर्ड पाथ्स कैलकुलेट करने हैं। इनपुट नोड से आउटपुट नोड में कैसे पहुंच सकता हूं, एक पाथ तो है डायरेक्टली इस तरह से, आप देख लो। तो सिंपली P1, ये नंबरिंग लिख लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। रास्ते में गेन कौन से आए, G1 और G2 ही आया। इसी तरह से अनदर फॉरवर्ड पाथ क्या बन सकता है, यहां से गए ऊपर चले गए एरो की डायरेक्शन में, फिर इस तरह से आगे। फॉरवर्ड पाथ में कोई भी नोड एक से ज्यादा बार कवर नहीं होना चाहिए। नंबर देखो 1 2 3, फिर चले गए 6 7, ऊपर चले गए 6 7। गेन क्या आए, G1 एंड G3।
क्या कोई और फॉरवर्ड पाथ है? और कोई भी फॉरवर्ड पाथ नहीं है। आप चेक कर सकते हो, एरो की डायरेक्शन में चल रहा है और कोई भी फॉरवर्ड पाथ नहीं है, केवल दो ही फॉरवर्ड पाथ हैं। टू कैलकुलेट डेल्टा, मुझे इंडिविजुअल लूप्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। लूप्स क्या होती हैं? जहां पर स्टार्टिंग और एंड नोड सेम रहता है। अगर मैं इसको देखता हूं, यहां से चलो, इस तरह से आगे गए, एरो की डायरेक्शन में चलना, इस तरह से आगे गए, फिर वापिस गए, तो दिस इज ए लूप। तो L1 लूप कैसे गए, ये नंबर लिख लेने हैं, 2 3 5 2 2 2 3 5 2 2। रास्ते में गेन कौन से आए? G1 G2 इंटू माइनस H1, तो माइनस आ जाएगा G1 G2 H1। इसी तरह से L2 लूप देखो, अगेन अगर मैं इस पाथ को देखता हूं, यहां से चले, फिर वापिस हो गए, इसी नोड पे पहुंच गए, तो दिस इज अगेन लूप, एरो की डायरेक्शन में चलना है। तो L2 4 5 6 4, रास्ते में गेन आए G2 एंड माइनस H2, माइनस G2 H2। एक थर्ड लूप बनती है, उसको ध्यान से देखना। यहां से गए, मैं इस तरह से गया, इस तरह से गया, मैं ऐसे वापिस मुड़ा, इस तरह से गया, देखो इस तरह से गया, फिर इस तरह से गया, एरो की डायरेक्शन में चलना है, फिर यहां से वापिस हटा, यहां पहुंचा, फिर इस तरह, फिर इस तरह, तो दिस इज ए लूप। लूप में क्या होता है? इनिशियल और स्टार्टिंग नोड सेम होना चाहिए और कोई भी नोड एक से अधिक बार कवर नहीं होना चाहिए। अब जैसे इस पाथ में देखो, कोई भी नोड एक से अधिक बार कवर नहीं हुआ, आप देख सकते हो। अब जैसे ये इंटरसेक्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लूप टच कर रही है आपस में, नोड कॉमन नहीं होना चाहिए। इस सारे के सारे पाथ में हर एक नोड सिंगल बार कवर हुआ है। तो कैसे गए? यहां से शुरू हुए थे, एक बार 2 से गए 3, 3 से पहुंचे 6, 6 से फिर गए 4, 4 से फिर गए 5, 5 से फिर मैं ऐसे गया, फिर 2 में पहुंचा। रास्ते में गेन कौन से आए? तो यहां से चले थे, पहला गेन आया G1, दूसरा गेन आया G3, यहां पर गेन आया माइनस H2, माइनस H2 माइनस बाहर लिख लिया मैंने, H2, फिर आया G2, फिर वापिस आए तो माइनस H1, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहां जाएगा H1। तो दिस इज अ लूप गेन। तो जितने भी गेन थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके आगे कैलकुलेट करेंगे टू नॉन टचिंग लूप्स। ऐसी कौन सी लूप्स हैं जो एक दूसरे को आपस में टच नहीं करती? अगर मैं इन लूप्स को देखता हूं, 3 लूप्स बनी थी, अगर डायग्राम से देखता हूं तो तीनों लूप एक दूसरे को टच करती हैं। आप देख सकते हो, कोई ना कोई कॉमन नोड है। तो फिर भी अगर मैंने यहाँ पर नंबरिंग की है तो मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ, क्या L1 L2 को टच करती है? बच्चों 5 नोड कॉमन हो चुका है, मतलब L1 L2 को टच करती है, L1 के L3 को टच करती है, 5 फिर कॉमन हो चुका है, कोई एक नोड कॉमन हो जाना चाहिए। इसी तरह से L1 का चेक कर लिया, L2 का चेक करेंगे, L2 के L3 को टच करती है, 4 5 6 4। अब यहाँ पर 4 ही आ चुका है, कोई एक नोड भी अगर कॉमन हो जाए तो लूप्स आपस में टच करती हैं। तो तीनों लूप्स एक दूसरे को टच करती हैं। ऐसी कोई भी दो लूप नहीं है जो एक दूसरे को टच ना करे, तो वो होगी 0। डेल्टा कैलकुलेट करना है, डेल्टा कैलकुलेट करना है, इजी है, 1 माइनस इंडिविजुअल लूप्स के गेन को ऐड कर देना है। कौन कौन सी लूप है? L1 L2 प्लस L3। 1 माइनस L1 क्या है? माइनस G1 G2 H1, L2 क्या है? माइनस G2 H, और L3 क्या है? प्लस G1 G3 H2 G2 H1। अब कितने फॉरवर्ड पाथ है? 2 फॉरवर्ड पाथ है, n होगा 2। तो जैसे k की वैल्यू 1 रखेंगे, P1 डेल्टा 1 प्लस k की वैल्यू 2 रखेंगे, P2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 1 क्या होगा? डेल्टा 1 जब कैलकुलेट करेंगे तो मैं P1 फॉरवर्ड पाथ को कंसीडर करूंगा, और P1 फॉरवर्ड पाथ क्या था? दिस वन। मुझे वो लूप्स देखनी है, इंडिविजुअल लूप्स देखनी है जो इस P1 फॉरवर्ड पाथ को टच ना करे। इस केस में ये तीनों लूप्स आप देख लो इस फॉरवर्ड पाथ को टच करती हैं, या फिर आप नंबर से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये तीनों लूप इस फॉरवर्ड पाथ को टच करती हैं। ऐसी कोई भी लूप नहीं है जो P1 फॉरवर्ड पाथ को टच ना करे। तो डेल्टा 1 क्या आएगा? 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। डेल्टा 2 कैलकुलेट करना है, 1 माइनस P2 फॉरवर्ड पाथ कौन सा था बच्चों? ये था। अब मुझे वो लूप्स देखनी है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच ना करे। ये जो लूप थी इसने टच किया, ये जो लूप बनी थी इसने यहाँ पर टच कर दिया, ये नोड इस फॉरवर्ड पाथ में कॉमन हो जाएगा। और ये जो बड़ी वाली लूप बनाई थी वो भी इस फॉरवर्ड पाथ को टच करती है। तो ऐसी कोई भी लूप नहीं है जो P2 फॉरवर्ड पाथ को टच ना करे। तो सिंपली 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1।
अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। P1 का गेन क्या आया था, अभी कैलकुलेट किया था, G1 G2, डेल्टा 1 आया 1 प्लस P2 का आया था G1 G3, डेल्टा 2 आया था 1 अपॉन डेल्टा मैंने ये कैलकुलेट किया था 1 माइनस, अगर मैं अंदर ले जाता हूँ माइनस माइनस प्लस G1 G2 H1 माइनस माइनस अगेन प्लस G2, और ये है बच्चों, ये मैंने लिखा नहीं है, और ये है G2, ये कौन सी लूप थी, दिस वन G2 माइनस H2, तो ये था H2, मैं मिस कर चुका हूं यहां पर, तो दिस इज H2, तो G2 H2, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये टर्म हो जाएगी माइनस, और ये सब टर्म आपने लिख देनी है, G1 G3 H2 G2 H1, तो दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन। अब एक और बात, जब आंसर में लिखोगे तो पहले G1 आया फिर G2 आया, G1 आया G3 आया, इस केस में क्या था, G1 G3 और G2 यहां पर था, तो इसको इस तरह से लिखा करो, G1 फिर G2 लिखो, फिर G3, फिर लिखो H1 पहले आता है, फिर H2, इससे आंसर देखने में अच्छा लगता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें केवल सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है, ये ब्लॉक रिडक्शन दिया गया है, तो मुझे केवल सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में पहला स्टेप क्या होता है, हमें नंबर ऑफ नोड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। दिस इज ए इनपुट सिग्नल, तो दिस इज फर्स्ट नोड, ये समिंग पॉइंट लगा है, दिस इज सेकंड नोड, अगेन ये समिंग पॉइंट है, दिस इज थर्ड नोड, अगेन दिस इज टेको पॉइंट, और ये समिंग नोड से पहले लगा हुआ है, तो दिस इज फोर्थ नोड, यहाँ पर टेको पॉइंट समिंग पॉइंट से पहले है, तो जो समिंग पॉइंट वाला होगा ये अलग नोड होगा, फिफ्थ, अगेन टेको पॉइंट है, दिस इज सिक्स्थ नोड, अगेन यहाँ पर समिंग पॉइंट है, दिस इज सेवंथ नोड, अगेन अब ये टेको पॉइंट है, अब यहाँ पर टेको पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट है, तो उसको नोड नहीं ले लेना है, ये भी सेवंथ नोड है। अब ये आउटपुट सिग्नल है, तो दिस इज एट्थ नोड। अगेन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, एक सिग्नल आया यहाँ से और दो सिग्नल यहाँ से निकले, एक सिग्नल आया दो सिग्नल निकले, तो दिस इज ए नोड, यहाँ पर एक सिग्नल है और आगे दो सिग्नल निकले, तो दिस इज नाइन्थ नोड। तो इस क्वेश्चन में टोटल 9 नोड है, तो ड्रॉ करते हैं, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट नोड सेकंड नोड, फर्स्ट नोड था इनपुट आर, दिस इज सेकंड नोड, इन दोनों के बीच में कोई गेन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट गेन लेते हैं +1। अगेन यहां पर समिंग पॉइंट लगा है, तो दिस इज थर्ड नोड, गेन मेंशन नहीं है, +1 लेना है। एरो की डायरेक्शन सिग्नल फ्लो की डायरेक्शन बताएगी, यहाँ सिग्नल कैसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, आप देख लो यहाँ पर एरो भी मेंशन है। अगेन थर्ड और फोर्थ क्या था, एक तरह से टेक ऑफ पॉइंट, इसके बीच में जो गेन है वो है G1। अगेन ये था समिंग पॉइंट, तो रूल आपको याद रखना है, अगर समिंग पॉइंट से पहले टेक ऑफ पॉइंट है तो अलग अलग नोड से रिप्रेजेंट करना है, तो दिस इज फिफ्थ नोड, बीच में गेन नहीं है, +1 लेना है। फिफ्थ और सिक्स्थ नोड के बीच में बच्चों अगेन G3 गेन है, सिक्स्थ और सेवंथ के बीच में गेन है G4, 7 और 8 के बीच में, 8 नोड क्या है, एक तरह की आउटपुट है, गेन मेंशन नहीं है, तो +1 लेना है। अब कनेक्शन लगाने हैं, ये G2 किसके बीच में कनेक्टेड है, बिटवीन फोर्थ एंड सेवंथ नोड, तो दिस इज फोर्थ एंड सेवंथ नोड। एरो की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से, और गेन क्या है G2। अगेन ये नेगेटिव फीडबैक है, सेवंथ और फिफ्थ के बीच में कनेक्टेड है, सेवंथ और फिफ्थ के बीच में, डायरेक्शन इस तरह से लेनी है, और ये नेगेटिव है और ये यूनिटी फीडबैक है, मतलब ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर है 1, तो ये माइनस है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए माइनस बाहर ले जा सकते हैं, तो गेन मैं लिखूंगा -1। 7 से 5 के बीच में फीडबैक है, तो ये फीडबैक ले लिया, और गेन क्या लिया, ये जो -1 है। अगेन 6 और 9 के बीच में है H1, तो 9th नोड मैंने लिया यहां पर, 6th और 9th के बीच में गेन है H1, 9th और 3rd के बीच में नेगेटिव फीडबैक है, तो न्यूट्रल करने के लिए मैं -1 गेन लूंगा, तो 9 से 3rd ब्रांच की डायरेक्शन इस तरह से होगी और गेन होगा -1। अगेन 9th और 2 के बीच में अगेन ब्रांच लेनी है, डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से,
यहाँ से सिग्नल आया और दो डायरेक्शन में चला गया, -1 है। न्यूट्रल करने के लिए गेन यहाँ पर क्या लूंगा, -1। न्यूट्रल मतलब इसको मैंने साइन को बनाना है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव कैसे बनेगा, अगर इस -1 को मैं बाहर लेके आ जाता हूँ तो एज ए -1 गेन ये ऑपरेट करेगा, इसलिए गेन लिखा यहाँ पर -1। और एक और बात, इन दो समिंग पॉइंट के बीच में कोई भी ब्लॉक नहीं लगा है, तो यहाँ पर मैंने दो अलग अलग नोड लिए थे। आप इसको सिंगल भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंगल का क्या मतलब, सिंपली इन दोनों को कंबाइन करके सिंगल नोड बना देंगे, मतलब इस तरह से। और ये जो लाइन है ये कहां पर कनेक्ट हो जाएगी, एक तरह से इस तरह से, और साथ में ये था फर्स्ट नोड, अब ये होना था सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, और ये होना था 8। मतलब इन दोनों समिंग पॉइंट को मैं कंबाइन भी कर सकता था, बीच में कोई भी ब्लॉक नहीं है, तो ये गेन नहीं आना था, बस यही +1 रहना था। दोनों तरीके ठीक है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। मैंने जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है मैंने इस तरीके से बनाया। मैंने क्या रूल याद रखे हैं कि समिंग पॉइंट को नोड से रिप्रेजेंट करना है, और अगर टेको पॉइंट समिंग से पहले आता है तो दो नोड डिफरेंट नोड से रिप्रेजेंट करने हैं, और इसी तरह से अगर टेको पॉइंट समिंग के बाद में आता है तो दोनों को सेम नोड से रिप्रेजेंट करना है। और इन दोनों को कंबाइन कैसे कर सकते हैं, आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये सिग्नल लिया ए, ये लिया बी, और ये लिया सी, तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगी, ए माइनस बी। आगे है माइनस, तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगी, एक इनपुट है ए माइनस बी, दूसरी है माइनस सी। और आपको पता है दो समिंग पॉइंट को हम कंबाइन कर सकते हैं अगर इनके बीच में कोई ब्लॉक नहीं होगा। तो उस केस में समिंग पॉइंट कैसे होगा, दिस इज ए प्लस साइन, दिस इज बी माइनस साइन, और दिस इज सी, सी के साथ साइन क्या है, नेगेटिव, आप देख लो। तो सिंपली यहाँ पर आउटपुट क्या होगी, ए माइनस बी माइनस सी, और यही तो हमें चाहिए थे। तो इन दो समिंग पॉइंट को मैं एक नोड से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ड्रॉ सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर दिस ब्लॉक। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा ब्लॉक दिया गया है जिसमें काफ़ी सारे ब्लॉक्स लगे हैं, काफ़ी सारे समिंग पॉइंट्स लगे हैं, और काफ़ी सारे टेको पॉइंट हैं। अगर मुझे इसका ट्रांसफ़र फंक्शन ब्लॉक रिडक्शन से कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, पर सेम ट्रांसफ़र फंक्शन अगर मैं मेसन गेन फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेशन बहुत इजी होगी। पर इस क्वेश्चन में मुझे केवल सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है। तो पहला स्टेप क्या होता है, नोड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। दिस इज इनपुट सिग्नल, तो दिस इज फर्स्ट नोड। यहाँ पर है टेक ओ पॉइंट, आप देख लो ये है टेक ओ पॉइंट, दिस इज सेकेंड नोड। ये लगा है समिंग पॉइंट, तो दिस इज थर्ड नोड। अब टेक ओ पॉइंट समिंग पॉइंट के आगे है तो ये भी नोड 3 होगा। यहाँ पर लगा है समिंग पॉइंट, तो दिस इज फोर्थ नोड। अब यहाँ भी टेको पॉइंट समिंग पॉइंट के आगे लगा है तो दिस इज अगेन फोर्थ नोड। ये दोनों सेम है, ये दोनों नोड सेम है। अगेन दिस इज समिंग पॉइंट, तो दिस इज फिफ्थ नोड, एंड दिस इज आउटपुट। तो एक तरह से ये कौन सा नोड होगा, सिक्स्थ। इसी तरह से अगर मैं नीचे चलता हूं तो ये समिंग पॉइंट लगा है, दिस इज सेवंथ नोड। टेको पॉइंट समिंग पॉइंट के आगे है तो दिस इज सेवंथ नोड। अगेन दिस इज समिंग पॉइंट, दिस इज एट्थ नोड। टेको पॉइंट एट्थ नोड के आगे लगा है तो दिस इज अगेन एट नोड। अगर टेको पॉइंट समिंग पॉइंट के आगे है तो नोड सेम रहता है। सेम बच्चों, अगर ये टेको पॉइंट समिंग पॉइंट से पीछे होता तो दोनों नोड अलग रिप्रेजेंट करने थे। तो सिंपली बच्चों पहले मैंने लिया आर नोड, ग्राफ बनाते हैं। अगेन पहले मैं चला गया 2 नोड पे, गेन मेंशन नहीं है तो लिख दिया +1। अगेन यहां से गए 3 नोड और 2 से गए 7th नोड। तो 2 से गए, एरो की डायरेक्शन भी देखनी है आपने, यहां पर एरो की डायरेक्शन इस तरह से है। 2 से गए 3rd नोड, इसी तरह से 2 से गए 7th नोड। एरो इस तरह से शो करना है। एरो आप देख लो सिग्नल किस तरह से फ्लो होगा, जो यहां पर एरो लगे हैं। 2 से 3 के बीच में गेन था ए, तो ये गेन होगा ए। 2 से 7 के बीच में गेन था ई, तो ये होगा ई। अब 3 और 4 के बीच में ये बना दिया मैंने 4, गेन क्या होगा बी। इसी तरह से नीचे चलता हूं, 7 और 8 के बीच में जो गेन है वो है एफ,
तो ये नोड ले लिया मैंने 8। 4 और 3 के बीच में नेगेटिव फीडबैक है जिसका ट्रांसफर फंक्शन है c। अब ये माइनस साइन है, नेगेटिव फीडबैक है, मुझे उसको न्यूट्रल करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो सिंपली 4 और 3 के बीच में इस तरह से ब्रांच बनाऊंगा। इसको न्यूट्रल करना है तो -1 गेन बाहर लेके आऊंगा, तो ये क्या बनेगा? -c। सेम कंसेप्ट आप यहां पर लगाओगे। 8 और 7 के बीच में एक तरह से नेगेटिव फीडबैक थी, गेन क्या होगा? -g। जी ये, और ये जो नेगेटिव साइन है। अगेन 4 और 5 के बीच में है d और 8 और 5 के बीच में है h, तो मैंने यहां पर बनाया 5 नोड। 4 और 5 के बीच में जो गेन है वो है d, एरो की डायरेक्शन भी देखो। 8 और 5 के बीच में जो गेन है वो है h। अगेन दिस इज आउटपुट नोड, अगेन दिस इज आउटपुट नोड, ये आउटपुट सिग्नल है तो दिस इज नोड। अगेन ये था आउटपुट सिग्नल, और आउटपुट सिग्नल होता है सिस्टम वेरिएबल जिसको नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है नोड 6, बीच में गेन एरो इस तरह से +1 रिप्रेजेंट किया। अब 4 और 7 के बीच में है i, देखो दिस इज 4 नोड, दिस इज 4 नोड, ये जो समिंग पॉइंट है, और 7 इसके बीच में है i। आपने एरो की डायरेक्शन देखनी है, इस तरह से है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 7 और 4 के बीच में इस तरह से ब्रांच लगाऊंगा और गेन लिखूंगा i। इसी तरह से ये j किसके बीच में कनेक्टेड है? नोड 3 एंड नोड 8, नोड 3 एंड नोड 8, एरो की डायरेक्शन इस तरह से, यहां पर क्या आएगा? j। तो सेम अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करता, तो सेम अगर मैं मेसन गेन फार्मूला लगाता, तो पहले फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट करने थे। तो एक फॉरवर्ड पाथ क्या हुआ, आप यहां से देखो डायरेक्ट इस तरह से। यहां पर नंबरिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो P1 फॉरवर्ड पाथ नंबर क्या आ गए? ये नोड था 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। रास्ते में गेन क्या आए बच्चों? A B D। इसी तरह से अनदर फॉरवर्ड पाथ क्या है, मैं नीचे से देख सकता हूं, एक तरह से इसका मिरर आप बोल सकते हो। तो कौन कौन से गए? 1 2 7 8 5 6। गेन कौन कौन से आए? E F H। इसी तरह से थर्ड फॉरवर्ड पाथ क्या हो सकता है? मुझे इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ जाना है। इसी तरह से थर्ड फॉरवर्ड पाथ क्या हो सकता है? इस तरह से गए, एरो की डायरेक्शन में चलना है, इस तरह से निकल गए। तो P3 कौन कौन से आए? 1 2 3, 3 से चले गए 8, 8 से चले गए 5 एंड 6। रास्ते में गेन कौन से आए? A J H। इसी तरह से इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मैं इस तरह से चलता, इस तरह से चला जाता, तो P4 फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से आए? तो P4 फॉरवर्ड पाथ कौन से नोड कवर हुए? 1 2, यहां से चले गए 7, यहां पर 2 भी था, मैंने लिखा नहीं था। 1 2 7, 7 से गए 4, 4 से गए 5, 5 से गए 6। रास्ते में क्या आया गेन? E I D। अब उसके आगे कैलकुलेट करते हैं लूप्स। तो लूप्स कौन सी हुई? एक लूप तो मुझे ये सामने दिखाई दे रही है, यहां से चले इसी नोड में पहुंच गए, एरो की डायरेक्शन में चलना है। L1 3 4 3। तो गेन कौन से आए? B इंटू -C, डेट इज -BC। दूसरी लूप ये दिखाई दे रही है डायरेक्ट, तो L2 7 8 7, जो नोड की नंबरिंग है, गेन मल्टीप्लाई करना F इंटू -G। इसी तरह से थर्ड लूप देखते हैं। मैं इस नोड से चला, एरो की डायरेक्शन में चलना है, ऐसे गया, फिर वापस इस तरह से एरो की डायरेक्शन में चलना है, फिर यहां पर पहुंच गया। तो अगेन दिस इज L3 लूप। तो L3 लूप में क्या आया? 4 3 8 7 फिर 4। गेन रास्ते में आए -C
इंटू जे इंटू माइनस जी इंटू ये जो आई है, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएंगे, तो दिस इज सी जे जी आई। इसके आगे देखेंगे टू नॉन टचिंग लूप्स। इसमें ऐसी दो कौन सी लूप है जो एक दूसरे को टच नहीं करती? मैं लूप्स को देख के ही बता दूंगा। L1 के L2 को टच करती है 3 4 3, यहां पर है 7 8 6, मतलब L1 और L2 है नॉन टचिंग लूप्स। L1 एंड L2 इनके गेन को मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो एक तरह से बनेगा BCFG। इसी तरह से L1 और L3, 3 नोड कॉमन हो चुका है, मतलब ये टच करती हैं। इसी तरह से L2 का L3 के साथ देखेंगे 7 8 6, यहाँ पर 7 आ चुका है, मतलब ये दोनों लूप एक दूसरे को टच करती हैं। और आप यहाँ से भी देख सकते हो ये दो लूप एक दूसरे को आपस में टच नहीं करती, तो नॉन टचिंग लूप क्या आया? BCFG। अब क्या कोई 3 नॉन टचिंग लूप्स है? इसका क्या मतलब है? एट ए टाइम कोई 3 लूप्स हैं जो एक दूसरे को टच नहीं करती। यहाँ पर ऐसी कोई भी 3 लूप्स नहीं है जो एट ए टाइम एक दूसरे को टच नहीं करती, तो सिंपली ऐसी कोई भी लूप नहीं है। तो इसके बाद कैलकुलेट करते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? 1 माइनस L1 L2 प्लस L3, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L1 L2। वैल्यू पुट कर देता हूं, 1 माइनस L1 क्या है? माइनस FC, L2 क्या है? माइनस FG, L3 क्या है? प्लस CJGI प्लस L1 L2 BCFG। अब बच्चों ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? PK डेल्टा के अपॉन डेल्टा। K कहां से कहां वेरी करता है? फ्रॉम 1 to n। इस केस में कितने फॉरवर्ड पाथ है? 4 फॉरवर्ड पाथ हैं, तो n है 4, तो K को 1 to 4 वेरी करना है। P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस P3 डेल्टा 3 प्लस P4 डेल्टा 4 अपॉन डेल्टा। पहले मैं कैलकुलेट करूंगा डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या होगा? 1 माइनस, मुझे वो लूप देखनी है जो P1 फॉरवर्ड पाथ को टच ना करे, मैं यहीं से देख लूंगा, दिस इज P1 फॉरवर्ड पाथ। L1 की नंबरिंग देखो 3 4 3, 3 कॉमन है, मतलब L1 P1 को टच करती है। L2 को देखो 7 8 6, मतलब ये लूप इस P1 फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती। और P1 ये फॉरवर्ड पाथ कौन सा था बच्चों? जो मैंने ये लिया था, आप देख सकते हो इस तरह से लिया था। और ये L2 लूप इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती है, तो सिंपली क्या लिखूंगा? 1 माइनस, एक आ चुका है माइनस FG। इसी तरह से L3 देख लेते हैं, क्या L3 P1 को टच करती है? 4 3 8 7 4, यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, मतलब L3 टच करती है। तो डेल्टा 1 क्या आया? 1 प्लस FG। अब डेल्टा 2 कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा 2 कैसे कैलकुलेट होगा? 1 माइनस P2 फॉरवर्ड पाथ था दिस वन, ये फॉरवर्ड पाथ कौन सा था? ये जो नीचे वाला था, इस तरह से हमने लिया था। अब ऐसी कौन सी लूप है जो इस P2 फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती? तो डायरेक्टली आप देख सकते हो L1 ही है, यही लूप है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती। आप यहां से भी चेक कर सकते हो। अब P2 फॉरवर्ड पाथ लेना है 3 4 3, यहाँ 3 4 3 है ही नहीं है, तो सिंपली ये लूप इसको टच नहीं करती। L2 देख लेते हैं 7 8 6, 8 प्रेजेंट है, मतलब L2 P2 को टच करती है। L3 देख लेते हैं 4 3 8 7 4, तो सिंपली 8 मुझे दिखाई दे गया, मतलब ये भी टच करती है। तो L1 ही लूप नहीं है जो उसको टच नहीं करती। तो 1 माइनस L1 का गेन क्या है? माइनस BC। तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस BC। अब मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा 3, डेट इज दिस वन। ये था फॉरवर्ड पाथ। अब क्या ये तीनों लूप्स इस फॉरवर्ड पाथ को टच करती हैं? डेल्टा 3 की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मुझे वो लूप देखनी है जो P3 फॉरवर्ड पाथ को टच ना करे। आप यहां से देख लो 3 4 3, 3 प्रेजेंट है, मतलब ये टच करती है। L2 देखो 7 8 6, 8 प्रेजेंट है, मतलब ये भी टच करती है। कोई एक भी नोड कॉमन हो जाए तो टच करती है। L3 को देख लो 4 3 7 8 4, मतलब L3 भी P3 को टच करती है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी लूप्स नहीं है जो P3 फॉरवर्ड पाथ को टच ना करे। तो सिंपली डेल्टा 3 क्या होगा? 1 माइनस 0, डेट इज 1। इसी तरह से डेल्टा 4 मुझे ये कैलकुलेट करना है। P4 फॉरवर्ड पाथ ये है, मुझे वो लूप देखनी है जो P4 फॉरवर्ड पाथ को टच ना करे। 3 4 3,
4 है मतलब ये टच करती है, 786 7 है टच करती है, 43874 4 मुझे यहीं दिखाई दे गया मतलब ये भी इसको टच करती है। तो डेल्टा 4 क्या आएगा 1 माइनस 0 1। अब वैल्यू पुट कर देनी है। ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, P1 क्या आया ए बी डी इंटू डेल्टा वन मैंने कैलकुलेट किया 1 प्लस एफ जी प्लस P2 मेरे पास था EFH इंटू डेल्टा 2 मेरे पास आया था 1 प्लस BC प्लस P3 मेरे पास था AJH और डेल्टा 3 था मेरे पास 1 प्लस P4 आया EID और डेल्टा 4 था 1 अपॉन ये डेल्टा, और ये डेल्टा क्या था जो मैंने ये कैलकुलेट किया था वो वैल्यू आपने डेल्टा की यहां लिख देनी है। तो दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन। इस क्वेश्चन में मुझे पूछा गया था कि मुझे सिग्नल फ्लो ग्राफ ही बनाना है, पर मैंने ट्रांसफर फंक्शन भी कैलकुलेट कर दिया।